Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 15th of June 2021। तो 15 जून 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें लगभग 50 लेक्चर और 10 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड किए हैं। तो इसके अलावा सीसैट का कोर्स हमारा अपलोडेड है ऑलरेडी, एंड इसके साथ जो डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ के नोट्स के लिए जो कोर्स है वो भी हमने स्टार्ट किया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर एंड। आपको अगर पसंद आती हो तो लाइक किया करिए एंड शेयर किया करिए अमंग योर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस इन इंडिया। इलेक्शंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रेजेंटली अ वोटर इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद द इलेक्शन कमीशन इफ दे टर्न 18 ईयर्स ऑफ एज ऑन 1 जैन ऑफ दैट ईयर। दूसरा है, पेड न्यूज इज एन इलेक्टोरल ऑफेंस इन इंडिया। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एपेक इज द रीजनल इकोनॉमिक फोरम एस्टैब्लिश्ड इन 1989। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट हैज़ 41 मेंबर्स। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एपेक। ठीक है ना। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या 1, 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्डिंग टू सेज इनिशिएटिव। तो सेज इनिशिएटिव के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द सेज इनिशिएटिव प्रमोट्स द आइडिया ऑफ सिल्वर इकोनॉमी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो सिल्वर इकोनॉमी का आइडिया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। सो यू हैव टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, एंड मैं आपको एंड में आंसर्स बता दूंगा, बट यू हैव टू अटेम्प्ट फ्रॉम योर साइड एज वेल। आज का मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। द मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे इज, व्हाट आर द मॉडर्न थ्रेट्स टू द डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट आर द मॉडर्न थ्रेट्स to the democracies of the world, what should be done to overcome these challenges। कौन कौन से थ्रेट्स हैं डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड को, एंड किस तरीके से इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। आपको ये आंसर लिखना है। मैं आपको बताऊंगा मैंने कहाँ से क्वेश्चन लिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस में इसको लाएंगे तो आपको मदद मिलेगी। मैनी पीपल आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोग के आंसर देख करके। I may not be able to review the answers, but I read them sometimes. And for example, yesterday I read answers of Anjali. I think that was the first answer in the comment section, Anjali. And इसके अलावा I think Swati Priya also read the answer. Sudhanshu Mishra, again he is writing every day. So you people are doing exceptionally well, and keep writing, है ना। उत्कर्ष अमर, आई थिंक देयर इज अ पर्सन नेम्ड उत्कर्ष अमर ऑल्सो। सो यू पीपल आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। कीप राइटिंग द आंसर्स, एंड डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो स्टार्ट रिव्यूइंग ईच अदर्स आंसर्स। आप एक दूसरे का आंसर रिव्यू करना भी शुरू करिए। दैट इज वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम योर साइड। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, थोड़ा फ्रंट पेज की न्यूज़ एनालिसिस को देख लेते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहले आपको बता देता हूं मैं कि पैसी PASI प्रोजेक्ट क्या है। तो एक वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलैरीमीटर, याद रखिएगा, वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलैरीमीटर जो है, इट्स अ वाइटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पैसिफे यानी PASI पैसिफे प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है। कहाँ पे? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में। ठीक है ना। अब ये पैसिफे प्रोजेक्ट क्या है? पैसिफे प्रोजेक्ट है बेसिकली पोलर एरिया स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? पोलर एरियाज स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है फॉर स्काई सर्वेइंग प्रोजेक्ट। स्काई सर्वेइंग प्रोजेक्ट है। पैसिफे प्रोजेक्ट क्या है? एक स्काई सर्वेइंग प्रोजेक्ट है। फुल फॉर्म है इसका पोलर एरिया स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव एक्सपेरिमेंट है फॉर स्काई सर्वेइंग, इसको याद रखिएगा। एंड इसका एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है क्या?
वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलैरीमीटर, वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलैरीमीटर, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि कहाँ पर है, इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है ना। अब पैसिफे सर्वे क्या है, तो इट इज एन पोलैरोमेट्रिक सर्वे एमिंग टू मेजर द लीनियर पोलराइजेशन फ्रॉम मिलियंस ऑफ स्टार्स। तो स्टार्स से जो लीनियर पोलराइजेशन हो रहा है उसको मेजर करने का बेसिकली ये प्रोजेक्ट है, स्काई सर्वे का एक प्रोजेक्ट है। एंड दिस सर्वे विल यूज हाईटेक ऑप्टिकल पोलैरीमीटर्स टू ऑब्जर्व द नदर्न एंड सदर्न स्काईज साइमल्टेनियसली। तो नदर्न स्काई को और सदर्न स्काई को ये ऑब्जर्व करेगा एंड वहाँ पे स्टार से होने वाला जो लीनियर पोलराइजेशन है उसको मेजर करने की कोशिश करेगा। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड दिस सर्वे विल बी कंडक्टेड कॉन्करेंटली फ्रॉम साउथ अफ्रीकन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि सुथरलैंड साउथ अफ्रीका में है सदर्न हेमिस्फेयर में, और स्किनाकास ऑब्जर्वेटरी क्रीट ग्रीस में है नदर्न हेमिस्फेयर में। इन दोनों जगह से कॉन्करेंटली इसको किया जाएगा। कहाँ पे, एक तो साउथ अफ्रीकन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है सुथरलैंड साउथ अफ्रीका में, एंड दूसरी आपकी स्किनाकास ऑब्जर्वेटरी क्रीट ग्रीस से है, वहां से ये दोनों ऑब्जर्वेटरी मतलब कॉन्करेंटली काम करेगा, ठीक है ना। एंड द डिस्टेंसेस ऑफ दीज स्टार्स विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेजरमेंट्स ऑफ द GAIA सैटेलाइट। इसमें GAIA सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स, बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस स्काई सर्वेइंग प्रोजेक्ट, पैसिफे प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगली न्यूज जो है फ्रंट पेज की ही है, G7 अकोमोडेट्स इंडियन स्टैंड ऑन द नीड फॉर इंटरनेट कर्व्स। तो अब G7 जो है उसने अकोमोडेट किया है इंडिया स्टैंड को फॉर द नीड ऑफ इंटरनेट कर्व्स, यानी इंटरनेट जो बंद किया जाता है। मैं आपको थोड़ा डिटेल दूंगा, पहले अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वी आर एट अ क्रिटिकल जंक्चर फेसिंग थ्रेट्स टू फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। अब देखो यहाँ से मैंने लिया है कि क्या क्या अलग अलग थ्रेट्स हैं जो डेमोक्रेसीज को हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है, राइजिंग अथॉरिटेरियनिज्म, इलेक्टोरल इंटरफेरेंस, करप्शन, इकोनॉमिक कोवर्जन, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिसइंफॉर्मेशन, ऑनलाइन हार्म्स एंड साइबर अटैक्स, politically motivated internet shutdowns, human rights violations and abuses, टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। ये सबसे पहले आपको थ्रेट्स नोट कर लेनी है, बहुत ही एक अच्छे तरीके से लिखी है, एंड ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आंसर राइटिंग या मेंस की आप आंसर राइटिंग करेंगे या GS2 के जब पेपर्स को आप देखेंगे तो वहां पे बहुत इजीली आप इन सारी चीजों को अकोमोडेट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी को थ्रेट कौन कौन सी चीजों से है, राइजिंग अथॉरिटेरियनिज्म, इलेक्टोरल इंटरफेरेंस, करप्शन, इकोनॉमिक कोवर्जन, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिसइंफॉर्मेशन, ऑनलाइन हार्म्स एंड साइबर अटैक्स, politically motivated internet shutdowns, human rights violations and abuses, टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। अब यहाँ पे एस जयशंकर जी जो थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, तो लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स आर इंपॉर्टेंट एंड पब्लिक सेफ्टी हैज टू बी प्रायोरिटाइज्ड व्हेन रेगुलेटिंग फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा, डिफेंड करते हुए जो इंटरनेट शटडाउन हुआ इंडिया में उसको डिफेंड करते हुए इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का जो कंसर्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर पब्लिक सेफ्टी, एंड उसको गारंटी करने के लिए कभी कभी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को रोकना भी पड़ता है, जैसा कि इंडिया के केस में किया गया, ठीक है ना। तो एक्चुअली में हुआ क्या, G7 में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे डिक्लेरेशंस हुए। फॉर एग्जांपल कोविड को लेकर के कार्बिस बे डिक्लेरेशन किया गया है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कार्बिस बे जो है वो जगह है यूके में जहाँ पर ये हुआ, कार्बिस बे डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं, एंड इसको ये कोविड रिलेटेड था। दूसरा है एक गेस्ट कंट्रीज भी आई थी, आप सबको पता है कि 11 कंट्रीज वर देयर, 7 तो मेंबर्स थे, फिर 4 गेस्ट कंट्रीज थी, तो 11 कंट्रीज वर देयर। तो इन्होंने G7 एंड गेस्ट कंट्रीज 2021 ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट भी निकाला गया, ठीक है ना। क्या निकाला गया, G7 एंड गेस्ट कंट्रीज 2021 ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट विच रिफर टू पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन्स, ठीक है ना। तो इसने पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन्स के ऊपर भी टारगेट किया था, एंड जैसा इंडिया में हुआ कश्मीर के केस में, कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन देखने को मिला आफ्टर 370 आर्टिकल वॉज रिपील्ड, है ना। इसके अलावा असम में हमको देखने को मिला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जब प्रोटेस्ट हो रहा था उस समय देखने को मिला। फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे हमने देखा कि कम्युनिकेशन जो है उसको शट डाउन किया गया था। तो काफ़ी इंस्टेंसेस है इंडिया में ऐसे जहाँ पे हमने देखा कि इस तरीके से मतलब कि इंटरनेट शट डाउन किया गया है ना। तो दैट वाज द थिंग विच वाज मेंशन्ड हेयर इन दिस जॉइंट स्टेटमेंट, जिसमें एक्सप्लेनेशन इसका नाम था G7 एंड गेस्ट कंट्रीज 2021 ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, G7 एंड गेस्ट कंट्रीज 2021 ओपन सोसाइटीज
एक्सप्लेनेशन, ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। एंड अब यहाँ पे G7 ने इंडिया का व्यू पॉइंट भी इंक्लूड किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर कंसर्न्स, नेशनल सिक्योरिटी जो इंडिया ने, एस जयशंकर जी ने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर कंसर्न्स आर एन एक्सेप्शन टू द नीड्स ऑफ इंटरनेट फ्रीडम। इंटरनेट फ्रीडम के एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं एंड पब्लिक ऑर्डर कंसर्न्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड पब्लिक ऑर्डर कंसर्न्स, दे आर द एक्सेप्शंस। अब इसी को देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट आया, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसीज 11। मैं बता, देखिए, जॉइंट स्टेटमेंट वाज नोन एज डेमोक्रेसीज 11 बाय G7 एंड गेस्ट कंट्रीज ऑन ओपन सोसाइटीज, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेसीज 11 कहा गया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि डेमोक्रेसीज 11 क्या है तो आप बता सकते हैं। तो ये रिगार्डिंग उसी के था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, वो होना चाहिए, लेकिन जो मैंने बताया दो एक्सेप्शंस, नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है या पब्लिक सेफ्टी का कंसर्न है, तो उसके केस में एक्सेप्शंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। एंड द स्टेटमेंट ऑल्सो रिफर्स टू पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन्स एज वन ऑफ द थ्रेट्स टू फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये चीज़ कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो इंटरनेट शटडाउन्स है उनको थ्रेट बताया गया है टू द डेमोक्रेसी, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट रिपोर्ट फ्लैग्स लैप्सेस इन नागालैंड बैट स्टडी। अब नागालैंड बैट स्टडी जो थी वो कहाँ हुई, मैं आपको पहले बताता हूँ सारी चीज़ें। एक्चुअली हुआ क्या कि प्रूव हुई थी फिलो वायरस स्टडी को लेकर के, फिलो वायरस स्टडी ऑफ बैट्स, फिलो वायरस स्टडी ऑफ बैट्स। अब फिलो वायरस क्या है, ये एक्चुअली दो डिसीज को लेकर के, यहाँ पे देखो लिखा है इबोला एंड मारबर्ग, ठीक है ना, इबोला एंड मारबर्ग को फिलो वायरस बोलते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब ये जो मारबर्ग है ये भी आपका एक वायरस ही होता है जो कि हीमोरेजिक फीवर कॉज करता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि इबोला वायरस भी होता है और मारबर्ग वायरस भी होता है। मारबर्ग भी एक वायरस है, यूपीएससी अगर आपसे ऐसे ही पूछ ले कि मारबर्ग क्या है तो एक वायरस है, ठीक है ना। एंड इनको फिलो वायरस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ये फैमिली फिलोवर्डी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू फिलोवर्डी फैमिली से बिलोंग करते हैं, देयरफॉर नोन एज दे आर नोन एज द फिलो वायरस। तो इबोला एंड मारबर्ग जो फिलो वायरस है उनकी स्टडी हुई थी और उसमें बैट सैंपल्स का यूज़ किया गया था, ठीक है ना। अब ये स्टडी कंडक्ट किसने की थी? बेंगलुरु बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, बेंगलुरु बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज ने एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने 2019 में इसके रिजल्ट्स पब्लिश किए गए थे। तो अब बस इनका आपके होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो ये सैंपल्स की स्टडी की गई थी इसमें काफ़ी लैप्सेस थे और इनको स्टडी करते समय इनके स्टोरेज को लेकर के काफ़ी लैप्सेस हुए हैं, ठीक है ना, NCBS के द्वारा किए गए हैं, ठीक है। तो बस ये तो आपको याद रखना है। और हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि द स्टडी डिडेंट हैव अप्रूवल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो उनका ये कहना है कि ये जो स्टडी की गई है नागालैंड बेस्ड वायरस बैट्स के ऊपर, इसको अप्रूवल नहीं था ICMR का, एंड NCBS इज नॉट इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ बायो सेफ्टी एंड बायो सिक्योरिटी, ठीक है ना। सैंपल टेस्टिंग के लिए, बायो सिक्योरिटी एंड बायो सेफ्टी के लिए मतलब कि इक्विप्ड नहीं है NCBS, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है। एंड उसी के बिहाफ में इनका ये कहना है कि होम मिनिस्ट्री का कहना है कि ये देयर वाज सिग्निफिकेंट लैप्सेस इन दैट। और ये जो स्टडी की गई थी इन बैट्स के ऊपर, ये फंड की गई थी, पार्शली फंडेड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो दीज आर द फैक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फ्रंट पेज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज। आगे मूव करते हैं, मैं आपको मैप ऑफ द डे बता देता हूँ आज का। सिंपल जो आज का मैप ऑफ द डे मैंने लिया है वो लिया है इजराइल के ऊपर। अगेन इजराइल का मैप आपको दिखाता हूँ, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो गया है, तो इजराइल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है न्यूज़ में। तो ये आपको बीच में जो लाइट क्रीम कलर का जो रीजन दिख रहा है ये आपका इजराइल का रीजन है। यहाँ पे साइड में आपका इजिप्ट है, जहाँ पे सिनाई पेनिनसुला लाई करता है इजिप्ट वाले पार्ट में। ये नीचे याद रखेगा, ये जो वाटर बॉडी है इसको गल्फ ऑफ अकाबा बोलते हैं। बिल्कुल जो लास्ट में जो वाटर बॉडी जो टच होती है उसे बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। तो ये भी आप याद रखेगा। इस साइड में आपका जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे जॉर्डन को टच करता है, आप सबको पता होना चाहिए। और जॉर्डन के अंदर ही जो ये वेस्ट बैंक वाला पार्ट है लाई करता है। वेस्ट बैंक का जो ईस्टर्न पार्ट है वो जॉर्डन के अंदर लाई करता है, और वेस्ट बैंक का जो वेस्टर्न पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए इजराइल के पास है, मतलब ठीक है ना।
यहाँ पर जॉर्डन रिवर भी फ्लो करती है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी है जिसको हम डेड सी बोलते हैं, ठीक है ना। तो डेड सी जो है वो वेस्ट बैंक, इजराइल और आपका जॉर्डन के बीच में एकदम इस रीजन में लाई करता है, ठीक है ना। फिर ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीरिया है जो कि बॉर्डर टच करता है, सीरिया का बॉर्डर, और सीरिया के पास गोलन हाइट्स है, यहाँ पे देखो जिसको इसराइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, गोलन हाइट्स, इजरायली ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स आर इज देयर। और सबसे ऊपर जो बॉर्डर टच होता है इसराइल का वो लेबनान से टच होता है, ठीक है ना। तो लेबनान से सबसे ऊपर वाला बॉर्डर टच होता है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर एक रीजन यहाँ पे है इजिप्ट और इसराइल के जहाँ पे बॉर्डर बनता है, वहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, इसको हमास द्वारा रूल किया जाता है। मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट इंटिफाडा हुआ था 1980s में, 1987 में पहला इंटिफाडा होता है जिसमें कि हमास का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट इंटिफाडा में, और हमास फिर वहाँ पर रूल करना शुरू करते हैं। तो ये गाजा स्ट्रिप वाला जो रीजन है दैट इज देयर। ईयर 2000 में सेकेंड इंटिफाडा शुरू होता है, सेकेंड इंटिफाडा स्टार्टेड इन द ईयर 2000, ये भी आप याद रख सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे जॉर्डन रिवर आप देख सकते हैं, जॉर्डन वाले रीजन में यहाँ पे डेड सी मैंने आपको दिखाई दिया है है ना। तो ये सारा आपको पता है। गाजा स्ट्रिप मैंने आपको दिखा दिया, वेस्ट बैंक दिखा दिया, नीचे मैंने आपको दिखा दिया था गल्फ ऑफ अगावा, यहाँ पे द नेगेव रीजन है जो वाइल्डरनेस है इजराइल वाले पार्ट की, नेगेव रीजन। तो नेगेव आपको दिखा दिया मैंने, इसको याद रखेगा, नेगेव रीजन। ऊपर मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से लेबनान से बॉर्डर टच होता है, और सीरिया के पास जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे गोलन हाइट्स तो है ही, और यहाँ पे इसराइल के अंतर्गत यहाँ पे लेक तिबेरियास है, जहाँ जिसको सी ऑफ गैलीली भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको भी याद रखेगा, लेक तिबेरियस या सी ऑफ गैलीली, लेक तिबेरियस या सी ऑफ गैलीली, तो ये भी आप याद रखेगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर देयर इन दिस मैप। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल्स वाले पार्ट में। अब एडिटोरियल्स में जो पहला एडिटोरियल मैं डिस्कस करूंगा वह है अनलॉकिंग द वॉर हिस्ट्रीज विद द पर्पस, अनलॉकिंग द वॉर हिस्ट्रीज विद द पर्पस। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने डी क्लासिफिकेशन पॉलिसी निकाली है। डी क्लासिफिकेशन पॉलिसी मतलब कि जो पुरानी फाइल्स हैं उनको डी क्लासीफाई कब किया जा सकता है। तो उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। पहला प्रोविजन ये है कि कंपाइलेशन का काम 5 ईयर्स के अंदर हो जाना चाहिए, मतलब कि जो इवेंट है उसके 5 साल के अंदर उसका कंपाइलेशन हो जाना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 25 सालों के बाद उसको डिक्लासीफाई किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट वॉर इन सबको 25 ईयर्स के बाद डिक्लासीफाई किया जा सकता है। थर्ड है कि जो सेंसिटिव मैटर्स हैं विच आर सेंसिटिव, फॉर एग्जांपल हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट जो कि इंडिया चाइना को लेकर के, इंडिया चाइना का जो वॉर था 1962 का, उसको लेकर के है हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट, या फिर ऑपरेशन जो मतलब कि शिमला कॉन्फ्रेंस को लेकर के हुआ, जो भी चीज़ें हैं ऐसी जो सेंसिटिव मुद्दे हैं उनको लेकर के डिक्लासिफिकेशन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी केस बाय केस बेसिस पे डिटरमाइन करेगी। तो ये 3 पॉइंट मेन याद रखेगा कि कंपाइलेशन का काम 5 साल के अंदर होना चाहिए, डिक्लासिफिकेशन 25 साल पे किया जा सकता है, और जो सेंसिटिव मुद्दे हैं उनको केस बाय केस बेसिस पे कमेटी के रिकमेंडेशन पे अनलॉक किया जा सकता है, ठीक है ना। ऑथर का कहना है कि डिक्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे लोगों को इवेंट्स और काफ़ी मतलब प्राइजलेस वो डिस्कशंस होते हैं जिनके बारे में जाना जा सकता है। और 2 चीज़ें उन्होंने और कही है। पहली चीज़ तो ये कही है कि हम फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के लिए पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, एंड दूसरा जैसे कि पास्ट फॉलीज को अवॉइड करना चाहिए। हमारा काम डिक्लासिफिकेशन में केवल ये ढूंढना नहीं होना चाहिए कि कहीं कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज़ हम ढूंढ लें, उस जैसे कई लोगों का मतलब कह रहा था कि डिक्लासिफिकेशन हुआ नहीं कि हमको कुछ कंट्रोवर्शियल मिल जाए किसी पार्टी को लेकर के, किसी गवर्नमेंट को लेकर के। ऑथर ने कहा कि इसके बजाय हमको ये करना चाहिए कि हमको पहले की मिस्टेक्स से सीखना चाहिए कि वो फ्यूचर में कभी रिपीट ना हो, और दूसरी चीज कि अगर पहले की कोई ग्लेयरिंग ऐसी चीज थी जिसमें हमको सक्सेस मिली हो तो हम उसका यूज फ्यूचर में भी कर सके। तो रादर देन फाइंडिंग द पास्ट फॉलीज व्हाट वी शुड डू इज दैट वी शुड फाइंड द ग्रीन पॉइंट्स एंड वी शुड फाइंड द मिस्टेक्स दैट हैड बीन देयर इन पास्ट एंड वी शुड नॉट नेवर रिपीट दैट मिस्टेक। सो बेसिकली दिस इज व्हाट द एम ऑफ द डिक्लासिफिकेशन शुड बी। अब ऑथर ने यहाँ पे और भी चीजें कही, जैसे कि ऑथर ने ये कहा है कि कुछ चैलेंजेस हैं जो कि आ सकते हैं इन द रीसेंट इनिशिएटिव। द 4 बिगेस्ट चैलेंजेस फेसिंग दिस इनिशिएटिव विल बी, अब देखो यहाँ पे लिखा है, पहला फ्यूजन ऑफ पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग विद द ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल हैपनिंग, मतलब जो उनका थ्योरी है वो प्रैक्टिस के साथ मैच कराना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मतलब आपने ठीक है कोई डिसीजन ले लिया लेकिन उस डिसीजन को ग्राउंड में एप्लीकेबल कराना या उसे एग्जीक्यूट करना कठिन रहता है। दूसरा इन्होंने कहा कंपाइलेशन एंड रिकंसाइलिंग
एंड एनालिसिस ऑफ द इवेंट्स एट मल्टीपल लेवल। तो इन्होंने बोला कि जब देखो जब कंपाइलेशन किया जाता है, जैसे मैंने बताया ना कि 5 साल के अंदर कंपाइलेशन का काम हो जाना चाहिए, तो ऑथर ने कहा जो कंपाइलेशन का काम होता है वो काफ़ी कठिन होता है। ये कंपाइलेशन के समय एनालिसिस होता है अलग अलग लेवल्स पे, हेडक्वार्टर लेवल पे, कमांड लेवल पे, फील्ड लेवल पे अलग होना चाहिए। और ये सब चीज़ें क्या पॉसिबल हैं या हो पाएंगी, किस तरीके से होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा है पुटिंग टुगेदर अ टीम ऑफ डेडिकेटेड रिसर्चर्स एंड हिस्टोरियंस विद अ मिक्स ऑफ एकेडमिक्स एंड प्रैक्टिशनर्स विद एक्सेस टू रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। तीसरा है कि ऐसे एक टीम बनाना भी कठिन ही है, एक चैलेंज ही है, जिसमें डेडिकेटेड रिसर्चर्स हों, हिस्टोरियंस हों, एकेडमिशियंस हो, प्रैक्टिशनर्स हों, जो किस तरीके से काम कर सकें और रिकॉर्ड कंपाइल कर सकें, जिनके पास सारी फाइल्स की एक्सेस भी होनी चाहिए, है ना, उनके पास दूसरी फाइल्स की एक्सेस भी तो होनी चाहिए, है ना। एंड दीज आर द, फिर उसके बाद जो लास्ट रहेगा ये ओरल रिकॉर्ड्स को डिजिटाइजेशन करना, आर्काइव फॉर्म में रखना, है ना। जैसा ही उन्होंने ये भी कहा है नई पॉलिसी में कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के पास चली जाएंगे सारी चीज़ें जो 25 साल से पुरानी है वो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के पास जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इसका डिजिटाइजेशन का रिकॉर्ड का करना, ये सब चीज़ जो है काफ़ी चैलेंजेस देने वाली चीज़ें हैं। ऑथर ने इसका देखो अब इस आर्टिकल में कुछ प्रीलिम्स के हिसाब से भी आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ वो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, जैसे कि पहला है ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन जो था वो हुआ था कोड नेम असाइंड टू द ऑपरेशन बाय इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस टू टेक कंट्रोल ऑफ जाफना फ्रॉम लिट्टे। जाफना का कंट्रोल लिट्टे से लेने के लिए जो ऑपरेशन हुआ था इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस द्वारा, उसको ऑपरेशन पवन बोलते हैं, ठीक है ना। जाफना आपको पता है श्रीलंका का इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है, मैंने आपको मैप में भी दिखाया, जो नदर्न मोस्ट पार्ट है श्रीलंका का वो जाफना ही है। और जाफना का कंट्रोल लिट्टे यानी कि जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम है उनसे वो कंट्रोल लेने के लिए लिट्टे के अगेंस्ट इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस ने ऑपरेशन पवन चलाया था। 1987 में ऑपरेशन चला था, 1987 में ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन पवन। तो ये आप इंपॉर्टेंट एक नोट याद रख लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्रास स्टैक्स। ऑपरेशन ब्रास स्टैक्स, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्रास स्टैक जो था इट वाज अ मेजर कंबाइंड आर्म्स मिलिट्री एक्सरसाइज। ऑपरेशन ब्रास स्टैक्स वाज अ मेजर कंबाइंड आर्म्स मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया। तो राजस्थान में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने आर्म्ड मिलिट्री एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी और उसको एग्जीक्यूट किया था 1986 से 87 में, 1987 में एग्जीक्यूशन हुआ था। तो ऑपरेशन ब्रास स्टैक बेसिकली दो गोल्स के कारण ये एक्सरसाइज थी, एक डिफेंस एक्सरसाइज थी जिसमें इंडियन मिलिट्री की एक्सरसाइज थी, काफी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में हुई थी। इसके दो गोल्स थे, पहला इनिशियल गोल वाज द डिप्लॉयमेंट ऑफ द ग्राउंड ट्रूप्स, यानी ग्राउंड ट्रूप्स को डिप्लॉय करना, जल्दी से जल्दी कम समय में किस तरीके से आप मोबिलाइज करते पूरी फोर्सेस को, वो पहला ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि फिर उसके बाद एक एम्फीबियस असॉल्ट एक्सरसाइज की जाए बाय द इंडियन नेवी नियर द पाकिस्तान नेवल बेस, ठीक है ना। एम्फीबियस असॉल्ट एक्सरसाइज, इसकी भी प्रैक्टिस की गई थी, एम्फीबियस असॉल्ट एक्सरसाइज नियर द पाकिस्तान नेवल बेस। तो ये भी आप याद रखिएगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये जो ऑपरेशन ब्रास स्टैक था ये भी आपका 1987 में हुआ था, ये भी आप याद रखेगा। फिर तीसरी चीज़ जो यहाँ पे ऑथर ने बोली कि और कौन सी फाइल्स हैं जिनका मतलब उजागर होना ज़रूरी है, तो इसमें उन्होंने ईस्टर्न थिएटर में 1971 वॉर की जो लाइटनिंग कैंपेन था उसकी फाइल्स, नाथुला स्कर्मिश 1967 में इंडिया चाइना के बीच में जो हुआ था उसकी फाइल्स, ठीक है ना। ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन फैल्कन। अब ऑपरेशन फैल्कन में आपको बता दूं 1986 में चाइना ने क्या किया, चाइना वॉज क्रॉसिंग एलएसी, चाइना बार बार एलएसी क्रॉस कर रहा था और यहाँ पे एक रिवर है अरुणाचल प्रदेश रीजन में, सुमदोरांगचू वैली। सुमदोरांगचू वैली जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, सुमदोरांगचू वैली जो है अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पर ये बार बार आ जा रहे थे, ठीक है ना। एलएसी को क्रॉस करके सुमदोरांगचू वैली जो अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर ये एंटर कर जा रहे थे। तो इंडियन आर्मी चीफ उस समय जनरल के सुंदर जी थे, उन्होंने ऑपरेशन फैल्कन लॉन्च किया था। जनरल के आर्मी चीफ जनरल के सुंदर जी जो थे ही लॉन्च दिस ऑपरेशन फैल्कन। और ऑपरेशन फैल्कन में क्या किया गया था, एयरफोर्स की मदद से एयरलिफ्ट किया गया था सोल्जर्स को एंड उनको फिर सीनो इंडियन बॉर्डर पे उतारा गया था, वहां पर उतारा गया था जिन पे फिर वो फेस टू फेस चाइनीज के साथ आए थे, ठीक है ना। सो दिस वाज द ऑपरेशन फैल्कन सुंदोरांगचू वैली, रिमेंबर दिस नेम, सुंदोरांगचू वैली, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे लाई करता है।
तो इंडियन एयरफोर्स से फिर यहाँ पे एयरलिफ्ट किया। फिर ऑपरेशन मेघदूत, जो चौथा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन मेघदूत है, इट वाज द कोड नेम फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्स ऑपरेशन टू सीज द कंट्रोल ऑफ सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर का कंट्रोल कश्मीर में लेने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन आर्म्ड फोर्स के द्वारा, वो ऑपरेशन मेघदूत था एंड वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1984। 13 अप्रैल 1984 को ये एग्जीक्यूट किया गया इन द हाइएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड। हाइएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड सियाचिन में इसको एग्जीक्यूट किया गया एंड मेघदूत वॉज द फर्स्ट मिलिट्री ऑफेंसिव ऑफ इट्स काइंड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मिशन था ऑपरेशन मेघदूत भी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज ऑपरेशंस एंड ऑल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने जो नोट्स बताए हैं आपको, है ना, सब निकाल करके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास, ठीक है ना। दूसरा जो आर्टिकल है वो है G7 के ऊपर। तो G7 में की बात, वही सारी चीज़ जो हमने ऊपर की है वही की गई कि कार्बिस बे डिक्लेरेशन हुआ। इसके अलावा एक और चीज़ जो इस बार सामने आई वो था, अमेरिका ने अपना पोजीशन वापस लिया इस बार के G7 में। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका इज बैक एंड इट इज़ रेडी टू टेक द कंट्रोल ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, है ना, जो कि मैं तो खुद नहीं चाहता हूँ, बट हाँ अमेरिका ज़रूर अपने ऊपर कह रहा है कि हमारे ऊपर दारोमदार है डेमोक्रेसी इसको इस्टेब्लिश करने का। ये सारी चीज़ें पहले भी वो करते थे ऐसी बकवास, वही फिर से शुरू कर दिया उन्होंने। एंड बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये जरूर याद रखेगा, G7 का ही एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, और चाइना को काउंटर करने का जो काम है वो। ऑथर ने यहाँ पे ये जरूर से कही, ये बात कही कि जो G7 है इट नीड्स टू बी मोर ओपन एंड लेस एक्सक्लूसिव। अभी क्या है कि अभी जो G7 है खुद को ये समझ रहा है कि जो 7 कंट्रीज हैं दे आर बेस्ट वर्सेस द रेस्ट। तो ये जो बेस्ट वर्सेस द रेस्ट की डिबेट है ये खत्म होनी चाहिए। और G7 कोई ऐसा नहीं कि ये बेस्ट है, कोविड में साफ साफ समझ में आ गया कि ये सारी कंट्रीज जो थी ये सब परेशान हो गई। इनकी कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जो अकेले मतलब कोविड के इफेक्ट से बच पाई हो। तो कुल मिलाकर के आप भी कहीं ना कहीं वही हैं, है ना। तो दैट इज़ व्हाट ऑथर इज सेइंग दैट कि ये जो वर्ड है काफ़ी इंटरलिंक हो चुका है। अब ये बेस्ट वर्सेस रेस्ट की जो फिलॉसफी है वो काम नहीं करेगी। वाइट मैन स्कॉलर की जो वाइट मैन्स बर्डन की जो फिलॉसफी आप लोग बोलते हैं वो भी काम नहीं करेगी। और अब आपको और ज़्यादा इंक्लूसिव होना चाहिए रादर देन इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो अब जो है पहले G8 था, G8 में ठीक है आपने रशिया को हटाया, लेकिन अब इंडिया को आप गेस्ट कंट्री जिससे बुलाते हो ना वो करना बंद करो। अब उसको इंडिया को फुल टाइम इसकी मेंबरशिप आप देना चाहिए आपको, है ना। एंड यू शुड बी मोर इंक्लूसिव इन दैट। इसके अलावा जो मैंने आपको इशूज़ ऑलरेडी बताए कि काफ़ी सारे जो इशूज़ थे जो उठाए गए, ओपन सोसाइटीज़, राइजिंग अथॉरिटेरिज्म, नेट शटडाउन्स, इंटरनेट शटडाउन्स, ये सारे। तो यहाँ पे इंडिया को भी ये ऑथर ने सजेस्ट जरूर किया कि आप भी यू शुड ऑल्सो वॉक द टॉक। मतलब कि वहाँ पे ठीक है आप डिक्लेरेशन में बोल करके आ रहे हो कि डेमोक्रेसी को बचाना है, इंटरनेट शटडाउन नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ को फॉलो भी आपको करना चाहिए। कोई भी छोटी सी बात होती है, चाहे फार्मर प्रोटेस्ट हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा हुआ तो आपने तुरंत इंटरनेट शटडाउन कर दिया इंडिया में। तो ये भी ऑथर ने मना किया है टू द रूलिंग पार्टी एज वेल। सो दीज आर द सजेशंस गिवन बाय द ऑथर एंड दीज आर द थिंग्स दैट हैपेंड इन दिस G7 समिट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन ऑल्सो मूव विद मी, आप देख सकते हैं मेरे साथ। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, फॉर ओणम मैरीगोल्ड्स फ्रॉम अ फ्लोटिंग राफ्ट। अब ये जो न्यूज़ है ये एक्चुअली क्या है कि ओणम फेस्टिवल के लिए जो मैरीगोल्ड्स है उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ओणम फेस्टिवल के लिए मैरीगोल्ड्स का यूज़ किया जाता है। अब मैरीगोल्ड्स लगाने के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर प्रिपेयरिंग अ राफ्ट। जो यहाँ पे एक राफ्ट बनाया जा रहा है दैट इज क्रिएटेड बाय वाटर हायासिंथ, ठीक है ना। वाटर हायासिंथ मतलब कि जो कि डिग्रेड करता है एक तरीके से वाटर हायासिंथ, उसका राफ्ट बनाया जाता है। तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग राफ्ट एग्रीकल्चर, इसको याद रखिएगा, फ्लोटिंग राफ्ट एग्रीकल्चर। तो यहाँ इसके बताइए, इसको याद रखिएगा, फ्लोटिंग राफ्ट एग्रीकल्चर। इसमें वाटर हायासिंथ का बेड बनाया जाता है। वाटर हायासिंथ अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक तरीके से अगर ये कंट्रोल ना किया गया, अगर ये कंट्रोल्ड वे में नहीं होता है वाटर हायासिंथ, तो फिर क्या होता है कि अनकंट्रोलेबल ये पूरे वाटर फ्लो को खराब कर देता है। लेकिन अब ये जो फ्लोटिंग राफ्ट एग्रीकल्चर इसमें ये इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस में केरला में यूज़ किया जाता है। केरला में ही ओणम फेस्टिवल होता है, केरला में ही यहाँ पे मैरीगोल्ड्स को ग्रो करने के लिए फ्लोटिंग राफ्ट एग्रीकल्चर, याद रखिएगा, फ्रॉम वाटर हायासिंथ, ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है ना। यू कैन मूव विद मी।
अब एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान आर एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान तीनों जो कंट्रीज हैं वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्सपैंड कर रहे हैं। अब ये रिपोर्ट है सिप्री की। आपको मैंने पहले बताया कि स्वीडन बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको कि सिप्री बोलते हैं। इसने अपना ईयर बुक निकाला 2021 का, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना आर एक्सपैंडिंग देयर न्यूक्लियर आर्सेनल। इंडिया के पास 2020 में 150 न्यूक्लियर वॉरफेयर थे, वॉरहेड्स थे, अब 156 वॉरहेड्स हैं। पाकिस्तान के पास 160 थे, अब 165 हैं। चाइना के पास 320 थे, अब 350 हैं। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के तीनों कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को इंक्रीज किया है। देयर आर 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स, 9 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। These are the 9 countries which are nuclear armed states: US, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। इनको याद रखिएगा। एक रिपोर्ट और है जिसका मेंशन किया गया है, IISS रिपोर्ट। इट इज़ द रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़। ठीक है ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़, ये जो इंस्टीट्यूट है ये लंदन में है, याद रखेगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ लंदन में है। एंड इसने एक रिपोर्ट दी जिसका नाम है न्यूक्लियर डिटरेंस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, परसेप्शन एंड रियलिटीज। क्या रिपोर्ट है? न्यूक्लियर डिटरेंस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, परसेप्शंस एंड रियलिटीज। इट इज अ रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज, जो कि लंदन में लोकेटेड है। तो इसने भी इंडिया, पाकिस्तान और उसके साथ बढ़ते न्यूक्लियर खतरे को मेंशन किया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एट नेटो मीट बाइडेन वोज टू डिफेंड यूरोप। तो यहाँ पे नेटो के बारे में अगर आप मुझे बता पाएँ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो दैट विल बी वेरी गुड। प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। द रीन ऑफ बीबी इज ओवर फॉर नाउ। ये है बीबी किसको कहा जाता था? ये नेतन्याहू को कहा जाता था। किंग बीबी ऑफ इजराइल बोला जाता था। तो नेतन्याहू को रिप्लेस करके अब कहाँ वहाँ पे लीडर नाफ्ताली बेनेट। नाफ्ताली बेनेट इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। ही हैज डिस्टेबलाइज द नेतन्याहू लिकूद पार्टी। तो लिकूद पार्टी को डिस्टेबलाइज करके इन्होंने वो जीत लिया है मेजॉरिटी। और नाफ्ताली बेनेट इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इसको याद रखेगा। नेसेट, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको नेसेट बोलते हैं, ये भी याद रखेगा, है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी फ्रॉम द ओवरऑल न्यूज़पेपर एनालिसिस। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।